नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी 10th की जो हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद, उसका लेक्चर नंबर ये 5th है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया था कि किस तरीके से जो आंदोलन शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन था जिसको खिलाफत आंदोलन भी कहा जाता था, जनवरी 1921 के अंदर उसकी शुरुआत से लेकर उसका किस तरीके से मूवमेंट का जो परिदृश्य था वो शहरों के अंदर, ग्रामीण इलाकों के अंदर अलग अलग तरीक़ों से उसको मायने थे वो ईजाद किए गए थे। यानी कि तरीक़ा मानने का ना तो कोई भारतीय को कोई ट्रेनिंग दी गई थी, कम्युनिकेशन था वो इतना था नहीं। शहरों के अंदर कुछ लोगों ने अलग इसके मायने निकाला था, यानी कि लोग अपने काम पे जाने के लिए उसका काम करना बंद कर दिया था। ग्रामीण के लिए आज़ादी के मायने कुछ अलग थे कि ज़मीनों पे उनकी जो ज़मीन थी, लैंड थी, वो उनको दी जाएगी, पट्टे पे ज़मीन से छुटकारा मिल जाएगा, उनकी अपनी खेती होगी, काम करने के लिए किसानों के लिए अपना रोज़गार मिलेगा, समय का रोज़गार आएगा। और इसी के संदर्भ में कुछ बागानों में जो काम करने वाले थे, चाय की खेती के संदर्भ में, उसी के संदर्भ में इस स्वराज का, इस खिलाफत आंदोलन का जो मूवमेंट के लिए अलग ही इसका जो मतलब था वो निकाला गया था। शायद उनको लग रहा था कि शायद जो पुलिस के द्वारा पकड़ने के बाद उनको वहाँ काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो उस आज़ादी से इनका पीछा वो छूट जाएगा और वो अपने घर की तरफ, स्थानीय घर की जो लोग थे, जो बगानों में काम करने वाले मज़दूर थे, तो वो प्रवासी जो जितने भी काम करने के लिए मज़दूर थे, शायद उनको अपना घर है वो मिल जाएगा। तो ये बड़ी विचित्र प्रणाली उस समय की अलग अलग प्रांत के अंदर बनी हुई थी। शहरों, ग्रामीण कस्बों, फैक्ट्रियों और अलग अलग तरीके से उसका अर्थ था वो निकाला जा रहा था। तो इस विचित्र अगर कह सकते हैं इस समस्या के लिए माना जाए तो किस तरीके से एक गांधी जी ने जो मूवमेंट था वो आखिर में फैसला था वो वापस लेने के लिए मजबूर हुए। तो लेकिन इसके लिए, इससे पहले एक बात बताना चाहूँगा, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कमेंट करके एक क्वेश्चन का आंसर देना है मेरे कि अल्लूरी सीताराम राजू था, अल्लूरी सीताराम राजू वो किस राज्य से संबंधित थे? उन्होंने कुछ एक मूवमेंट भी चलाया था, और तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि अल्लूरी सीताराम राजू किस राज्य से संबंधित थे। चलो, ये तो था हमारा कुछ रिवीजन थोड़ा सा, और आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, वीडियो लेक्चर। तो सविनय अवज्ञा की ओर हमारा आगे वाला पॉइंट है वो सविनय अवज्ञा की ओर। किस तरीके से ये खिलाफत और असहयोग आंदोलन, खास करके फरवरी आते आते 1922 के अंदर गांधी जी को आंदोलन वो वापस लेना पड़ा। और वापस लेने का मतलब ये था कि जो ट्रेनिंग थी, जितने भी जो सत्याग्रही थे उनको ट्रेनिंग करने की जरूरत थी, क्योंकि इसका अलग अलग अर्थ निकाला जा रहा था। लोग इसको अलग अलग मायने से देख रहे थे, समझ रहे थे, किसी एक भाव से वो इस मूवमेंट के अंदर शामिल है वो नहीं हो रहे थे। तो जब तक विचारधारा एक जैसी नहीं होगी, देश के लिए हो, चाहे आंतरिक, इंटरनल, एक्सटर्नल, किसी भी तरीके से बाहरी हो, तब तक मोटिव एक जैसा नहीं होगा, तब तक जो प्रेरणा है वो अच्छी तरीके से नहीं मिल पाएगी। और जब तक प्रेरणा अच्छी तरीके से नहीं मिल पाएगी कोई काम करने के लिए हमें, तो हमारा कोई भी जो मूवमेंट है, आंदोलन है, वो अच्छी तरीके से सक्सेसफुल है वो नहीं रह पाएगा। तो इसी के संदर्भ में कुछ चेंजिंग थे वो आगे चल के हमारे राष्ट्रवाद की प्रेरणा के लिए कुछ अलग मूवमेंट था वो शुरू हो गया था। और इसी के संदर्भ में आगे चल के एक पूर्ण साम्राज्य की मांग भी रखी गई थी। तो डिटेल में सारी जो आगे इस पॉइंट के माध्यम से हम पढ़ने की है वो कोशिश है वो करते हैं। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया था। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। जिस तरीके से मूवमेंट चलाया जा रहा था, जिस तरीके से सोचा गया था
अब उस तरीके से ना चलते हुए लोग अलग अलग इसका अर्थ निकाल रहे थे, अलग अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे और अलग अलग भावना से लड़ा जा रहा था। तो एक मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसका जो मोटिव होता है वो एक होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसका उद्देश्य है। और इसी के संदर्भ में गांधी जी ने सोचा कि जो भी सत्याग्रही हैं, जो इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो उनको कुछ ना कुछ ट्रेनिंग या उनको ऐसी थोड़ी मूवमेंट है वो चेंज की जाए, जिसकी वजह से ये हमारा आंदोलन है वो सक्सेसफुल है, वो हो सकता है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। जितने भी मूवमेंट होने के बाद बिना ट्रेनिंग के, बिना जनता के सहयोग के वो अपना मूवमेंट जब आगे ले जा रहे थे तो वो थक चुके थे, उनको कोई सक्सेसफुल नहीं मिल रही थी किसी भी तरीके से, और लोगों का सहयोग है वो पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा था। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। जब 1919 का एक ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो लागू किया था, जिसके तहत जो जितने भी प्रांत थे और उनके प्रांतों में चुनाव पार्टिसिपेट करने के लिए आप उसमें पार्टिसिपेट है वो चुनाव है वो लड़ सकते थे। तो अब जितने भी ये नेता लोग थे तो वो क्या कर रहे थे, जो भी ये 1919 का जो मूवमेंट हो रहा था उससे पहले, तो उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करने के लिए, चुनाव में लड़ने के लिए वो चुनाव में पार्टिसिपेट है वो करना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था है वो नहीं है। अब जिस तरीके से वो डेमोक्रेटिक राज्य बनाने की कोशिश कर रहे थे किसी ना किसी तरीके से भारत को, तो भारतीय नेताओं को ये लगा कि क्यों ना जो ब्रिटिश काउंसिल के तहत ये जो चुनाव करवाए जा रहे हैं, प्रांतीय परिषदों के चुनाव करवाए जा रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट करके और उसमें हिस्सा लेके इसकी मूवमेंट को एक तरह से इस तरह के अग्रेसिव किया जाए जिस तरीके से उसकी जो ब्रिटिश की जो नीतियाँ थी उनका विरोध है वो हो पाएगा, उसमें सुधार करने की कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा, और ये बताने की कोशिश की जाएगी कि ये जो परिषदें बनाई गई है, ये प्रांतीय परिषदों का जो चुनाव करने का जो तरीका अपनाया गया ये डेमोक्रेटिक नहीं है, किसी भी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं है, और इसका जो कंट्रोल है वो कहाँ से था, ब्रिटिश संसद से इसका कंट्रोल है वो दिया गया था। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषदों के राजनीति में चुनाव वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता उग्र आंदोलन और पूर्ण स्वराज्य के लिए दबाव बनाए हुए थे। इसी के संदर्भ में हमारी एक अन्य पार्टी का गठन है वो 1923 के अंदर हुआ था, जिसका नाम था स्वराज पार्टी, और सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी पार्टी का गठन है वो किया था। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। और इसका उद्देश्य क्या था कि ये जो प्रांतीय चुनाव हो रहे हैं, प्रांतीय परिषदों के चुनाव हो रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, भीड़ को इकट्ठा करके लोगों के आंदोलन के साथ मूवमेंट को जोड़ा जाए। और इसी के संदर्भ में जो सुभाष चंद्र बोस थे, जो युवा नेता थे और बड़े अग्रेसिव नेता भी थे, वो पूर्ण स्वराज्य की दबाव भी बनाए हुए थे कि हमने ये आज़ादी नहीं लेनी है, हमें पूर्ण स्वराज्य लेना है। और पूर्ण स्वराज्य का मतलब यह है कि हमारा जो स्वतंत्रता के पश्चात हमारा जो पार्लियामेंट के तहत जो कानून का निर्माण करने के लिए हमारा कानून और हम ही उसका निर्माण करें। तो बड़ा इस बात के लिए कशमकश नेताओं के अंदर, भारतीय नेताओं के अंदर चली हुई थी आपसरी में। आंतरिक बहस व असहमति के इस माहौल के दो ऐसे तत्व थे जिनके 20 के दशक के आखिरी साल में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल गई थी। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। अब इस दौर के अंदर बड़ी 1920-22 से लेकर 1930 तक बड़ी आर्थिक मंदी विश्व के अंदर आई थी, और जिस विश्व क्रांति के तहत हम इस आंदोलन को आगे लेके जा रहे थे, तो इसका बड़ा नेगेटिव असर इस पर डाला था, हमारी इकोनॉमिक्स के ऊपर, हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर। अकाल की स्थिति बनी हुई थी भारत के अंदर। 1930 के अंदर भयंकर अकाल पड़ा था, काफ़ी सालों के 1920-22 से लेकर 30-32 तक ये भयंकर अकाल की स्थिति है वो रही थी। और इस अकाल की स्थिति के अंदर हमारी जो कृषि की उत्पादन की जितनी भी
प्रोडक्शन का जो कार्य था वो सब का सब धराशायी हो गया था। फैक्ट्रियाँ, खाद्यान्न उत्पादन की जितनी भी उपलब्धता थी हमारी, वो ख़त्म हो गई थी। लोगों के पास खाने के लिए संसाधन है वो ख़त्म हो चुके थे। तो बड़ा एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की वजह से इस पॉलिटिक्स के ऊपर बड़ा पॉजिटिव है, हम नहीं कह सकते नेगेटिव, जो ये रिजल्ट है वो पड़ा था। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी और 1930 के बाद तो पूरी तरह से धराशायी हो गई। यानी कि 1920-22 से लेकर 1930 के आसपास ये जितनी भी कृषि कीमतें थी वो गिरने लगी थी और 1930 के आसपास तो ये पूरी धराशायी होगी। हमारी जो एग्रीकल्चर उत्पाद थे वो ख़त्म हो गए थे। कृषि उत्पादों की मांगें गिरी और निर्यात कम होने लगा, तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजर रहे थे। अब जब कृषि उत्पादन की जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा था और मांग ज़्यादा हो रही थी लेकिन प्रोडक्शन कहीं था नहीं, तो कीमतें बड़ी गिरने लग रही थी। और दूसरा यह था कि लोगों को अपनी उपज को बेचने के लिए बाज़ार नहीं मिल रहे थे। बाज़ार मिलने के अलावा उनको अपने लगान चुकाने के लिए आर्थिक कर चुकाना पड़ रहा था, उनको कर पे कर लेकर उनको कर चुकाना पड़ रहा था। तो ग्रामीण स्थिति के अंदर ये देखा जाए तो बड़ी उथल पुथल की स्थिति रही थी, क्योंकि ग्रामीण जितनी हमारा इकॉनमी थी वो सारी एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर थी और एग्रीकल्चर धराशायी होने की वजह से सारी अर्थव्यवस्था थी वो चौपट है वो हो चुकी थी। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन में नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। राष्ट्रवादी आंदोलन के दबाव में गठित किए गए इस आंदोलन को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। इसी के तहत वहाँ पे जब 1929 के अंदर जब चुनाव हुए थे, उसके अंदर क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन के अंदर क्या हुआ था, जो नई सरकार बनी थी और नई सरकार के अंदर जो उसके जो मुख्यमंत्री और जो प्रधानमंत्री वो सर जॉन साइमन थे, वो बन गए थे। और सर जॉन साइमन बनने के बाद उन्होंने एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया था। उन्होंने कहा कि एक वैधानिक रूप से, पार्लियामेंट रूप से अगर देखा जाए तो एक कमीशन का आयोग है, वो लेजिस्लेटिव कमीशन का गठन है वो किया जाएगा और जिसकी जो कार्यशैली होगी वो संवैधानिक व्यवस्था के तहत कार्यप्रणाली है वो अपनाएगी। संविधान का आपकी जो रूपरेखा निर्माण करने की जो प्रणाली थी वो उसी वैधानिक आयोग के द्वारा किया जाएगा, उसका गठन है जो। और उसके सुझाव देने के लिए उस आयोग के कमीशन के अंदर जितने भी मेंबर बनाए गए थे वो सभी के सभी अंग्रेज़ों को शामिल है वो किया गया था। किसी भी भारतीय को वैधानिक आयोग के संवैधानिक ढांचा गठन करने के लिए, उसकी कार्यशैली अपनाने के लिए किसी भी तरीके से भारतीय सदस्यों को शामिल नहीं किया गया था। सभी के सभी अंग्रेज थे वो शामिल है वो कर लिए गए थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा है वो लिया। तो वैधानिक आयोग जब पहुंचा तो उसके लिए 1928 के अंदर जब ये पता लगा भारतीयों को कि इसके अंदर एक भी भारतीय शामिल नहीं है इसकी सदस्यों के अंदर, इनकी संख्या के अंदर, तब उन्होंने क्या किया, भारतीयों ने साइमन कमीशन वापस जाओ के जो नारे थे, स्लोगन थे, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और उसका कहने का अभिप्राय यही था कि सभी पार्टियां जितने भी ये मेंबर है उसके अंदर भारतीयों को शामिल कहीं ना कहीं किया जाए, क्योंकि जब संवैधानिक ढांचा बनाने के लिए आप कमीशन का गठन कर रहे हो तो उसके अंदर एक भारतीय नहीं है, तो ये कैसे संभव हो सकता है। तो सभी नेताओं के द्वारा इस बात का गठन करने के बाद इसका विरोध करने के लिए सभी लोगों ने इसका बहिष्कार करना उचित समझा। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमाल सा ऐलान है वो कर दिया। जब ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसी समय क्या हुआ कि वहाँ के हमारे जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, अक्टूबर 1920 के अंदर उन्होंने एक डोमिनियन स्टेट का जो गोलमाल सा ऐलान अब कर दिया। यानी कि कुछ संवैधानिक ढांचे के तहत इसका जो संविधान निर्माण की जो व्याख्या करने के लिए जो कमीशन बनाने का जो योग था उसने ये मान लिया
लेकिन पूरी व्याख्या फिर भी उन्होंने किसी तरीके से नहीं की कि किस तरीके से इसका प्रोसेस रहेगा, उसकी चुनाव प्रणाली, डेमोक्रेटिक तरीका, किस तरीके से गठन किया जाएगा, उसका कंट्रोल है वो कैसा रहेगा। तो एक डोमिनियन स्टेट का जो एक गोलमाल सा एक ये रूपरेखा थी, वो शांत करने के लिए, विरोध को शांत करने उन्होंने एक इस बात को स्वीकार है वो मान लिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई कि अच्छा, लॉर्ड इरविन ने ये भी नहीं बताया कि ये जब कमीशन बनेगा तो कब बनेगा, कब कार्यप्रणाली अपनाई जाएगी, किस तरीके से उसका कार्यप्रणाली की रूपरेखा वो इसको निर्भर है वो करेगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित है वो किया जाएगा। यानी कि सिर्फ इतना बताया कि जो ये संविधान बनाने के लिए जो गोलमेज सम्मेलन उसका आयोजन है वो किया ही जाएगा। ये 1921 के अंदर गांधी जी जिसने पार्टिसिपेट किया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर, जो आगे आपको बताएंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी। तो इसके बारे में पूरी तरह से जो डिफाइन है वो किसी भी तरीके से नहीं बताया गया था। इसकी कार्यशैली के बारे में, कार्यप्रणाली के बारे में किसी तरीके से कोई भी जो पूरे विस्तार पूर्व इसको नहीं बताया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तराज खेमा आक्रामक तेवर अपनाने वो लग गया था। ये जब बनाया गया, बताया गया, तो ना तो इसके जो जितने भी लीडर थे वो संतुष्ट तो थे ही नहीं, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, तो वो बड़े आक्रामक तेवर अपनाए हुए थे कि क्यों ना इस बात को आप पूरे विस्तार पूर्वक है वो पार्टी है, वो कांग्रेस की जो पार्टी है, इसका विरोध है वो नहीं कर रही है। और दूसरा, ब्रिटेन वाले थे वो इस बात का संदर्भ था, वो उचित तरीके से बताने के लिए तैयार है वो नहीं थे। उदारवादी और मध्यवर्गीय नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे। यानी कि जो भी उदारवादी और मध्यवर्गीय नेता थे वो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को, जो प्रचलित व्यवस्था थी, उसको बनाने के लिए डोमिनियन स्टेट के अंदर एक संवैधानिक ढांचे के पक्ष में थे। लेकिन वे इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ रहा था तो जो लोग बाग हैं, जो जितने भी नेता थे, वो इसके पक्ष में आगे जो जनसमूह था वो जुड़ नहीं पा रहे थे। तो दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग है वो औपचारिक रूप से मान लिया गया और तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उसी दिन लोग पूर्ण स्वराज्य की मांग के लिए संघर्ष की शपथ है वो लेंगे। अब जब ये वैधानिक ढांचा और डोमिनियन स्टेट के संदर्भ में जब बातचीत चल रही थी अंग्रेज और कांग्रेस नेताओं के बीच में, भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस नेताओं के बीच में, तो उसी समय क्या हुआ कि दिसंबर 1929 में एक कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, आप मैप में भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है। तो दिसंबर में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का लाहौर के अंदर, जगह थी लाहौर, उसमें पूर्ण रूप से पूर्ण स्वराज्य की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। यानी कि हमारा जो अब ये मूवमेंट रहेगा तो पूर्ण स्वराज्य की मांग के लिए मूवमेंट है वो रहेगा, और जिसके अंदर ये निर्भर किया मान लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम जो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में हर साल इस दिन को बनाएंगे और इस दिन अपना झंडा है वो फहराएंगे। उन्होंने शपथ भी ले ली इस बात के लिए। तो इसी की वजह से जब हमारा 26 नवंबर 1949 को जब हमारा हिंदुस्तान का जब हमारा संविधान बन गया था, तो उसको लागू करने के लिए यही रीज़न था, क्योंकि 26 जनवरी को जब हमने पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी, उसकी मांग रखने की वजह से उस दिन को यादगार बनाने के लिए, क्योंकि जो स्वतंत्रता से पहले ही हमने इस दिन के लिए संघर्ष के रूप में, जब स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे थे, तो इस दिवस की वजह से ही जब हमारा 26 नवंबर को जब हमारा संविधान बनने के बाद 26 जनवरी को लागू है वो किया गया था। इस उत्साह की बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोज़मर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। अब जैसे जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ रहा था, तो लोग जब, ठीक है, कुछ लोग जुड़ रहे थे, लेकिन सभी लोग एक साथ है वो इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। इस मूवमेंट के लिए सभी लोगों के इकट्ठा होने के लिए बहुत ज़रूरी है वो था। तो जैसे जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ने के बाद लोग इस बारे के गांधी जी ने इसके बारे में विस्तार पूर्वक सोचने की कोशिश की कि किस तरीके से, किस विचार के तहत कम भारतीयों को, भारतीय लोगों को मूवमेंट में अग्रेसिव बनाने के लिए, इसको स्वतंत्रता दिलवाने के लिए किस तरीके से हम इसको
व्यवस्थित है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए गांधी जी ने एक नया रास्ता ढूंढने की कोशिश की, जो आगे चलकर नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में गठित की गई। तो उसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हमारा लेक्चर है वो इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।